So we'll start with a very quick recap of origin of magnetism in a material. हमने last lecture में we have started off with new chapter that is magnetic materials. अब अगले टॉपिक पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा recap करवाना पड़ेगा. In the last session we have seen origin of magnetism in a material. If you remember, origin of magnetism in a material. It will be a quick recap क्योंकि इसका अगला टॉपिक इससे कनेक्टेड है. एंड इफ यू रिमेंबर, कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक इन नेचर अगर होता है तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसको मिल रही है तो द सब्सटेंस, उसका कोई सोर्स होना चाहिए. एंड उसका सोर्स क्या होता है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द सोर्स. इफ यू रिमेंबर लास्ट मतलब पिछले चैप्टर में हमने ऑलरेडी देखा था, इफ यू हैव अ करंट कैरिंग लूप, तो करंट कैरिंग लूप क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड. तो इफ अ सब्सटेंस इज मैग्नेटिक इन नेचर विदाउट करंट, इसका मतलब देयर इज समथिंग व्हिच इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड. इसलिए प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टीज सब्सटेंस का आ रहा है. तो अल्टीमेटली सब्सटेंस एट द फंडामेंटल लेवल इज मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स में होता है इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज अ चार्ज पार्टिकल, एंड यू नो व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ करंट. तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस, electron का motion around the nucleus is like a current carrying loop. And if you have a current carrying loop, the current carrying loop produces magnetic properties. मतलब it basically acts as a magnetic dipole. हमने ये last chapter में देखा था, any current carrying loop acts as a magnetic dipole. So in the last lecture we have found out what is magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment of an electron revolving around nucleus. So remember, in an atom what you have at the center you have a nucleus. So electron is revolving around nucleus. At the center of atom you have a nucleus. इसके surrounding में there is an electron which is revolving. Let us say ये जो radius है इस orbit का it is r, and as you know इलेक्ट्रॉन को जो डायपोल मोमेंट मिल रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन. तो डायपोल मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन हमने देखा था. इन जनरल व्हाट इज डायपोल मोमेंट, इट इज करंट इनटू एरिया. इन जनरल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू एरिया. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंड दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लाइक अ करंट लूप. तो हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे. We will start with the formula which we already know. वैसे डायपोल मोमेंट होता है n into I into a, where n is number of turns, लेकिन यहाँ पे number of turns का कोई पॉइंट ही नहीं है. there is no wire here, you have an electron which is revolving. तो n की वैल्यू 1 है, I into a. और बाय द वे ये ORB लिखना इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिटल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई समझेगा थोड़ी देर से. तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से कितना डायपोल मोमेंट मिल रहा है वो देख रहे हैं. एंड एज यू नो करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. यहाँ पे चार्ज इज ई, टी लेट अस से टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. एंड एज यू नो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हाट इज टाइम? Speed is distance upon time. Time is distance upon speed. Time is distance upon speed. Time period is the distance traveled by particle in one revolution, that is 2 pi r upon speed. Speed गया ऊपर. तो टाइम पीरियड था 2 pi r by v, v गया ऊपर. ये करंट का जो फॉर्मूला है ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया था हमने. तो from 1 and 2 what you get is orbital magnetic moment equals to I, but I is ev upon 2 pi r, और एरिया होता है pi r स्क्वायर. गुड. तो pi r कैंसल, तो यू हैव ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू EV r by 2. अगर मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास, राइट? क्यों? क्योंकि mvr दिस इज angular momentum. So therefore you have in terms of angular momentum dipole moment equal to EL by 2m. और अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो वेक्टर फॉर्म में लिखते वक्त यू जस्ट हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा माइनस साइन.
बिकॉज एंगुलर मोमेंटम और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है. देन फ्रॉम फ्रॉम बोहर सेकेंड पोस्टुलेट, ये जो एल है, एल angular momentum, it is nh upon 2 pi. According to Bohr's second postulate, electrons can revolve only in such orbits in which the orbital momentum, in which the angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. तो ये जो L होता है ये nh upon 2 pi होता है. ये कहाँ से आया, ये बोहर्स के मॉडल से आया. बट therefore आपको मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन का फॉर्मूला मिल गया एन ई एच अपॉन 4 पाई एम. इफ आई पुट एन इक्वल टू 1, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो यू गेट एम ऑर्बिटल इक्वल्स टू ई एच अपॉन 4 पाई एम. इसको एक नाम दिया था हमने, याद है क्या? दिस इज कॉल्ड एज बोहर्स मैग्नेटॉन. दिस इज बोहर मैग्नेटॉन. तो किसी भी एटम का टोटल ऑर्बिटल मोमेंट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन. यहाँ तक हमने कल देखा था. अब इसके आगे जाने से पहले ये पता होना चाहिए. दैट इज वाई यू हैव टू नो ऑल दिस. दैट इज वाई वी रिवाइज्ड इट. तो लेट्स मूव अहेड. इसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन है थोड़ा सा. तो अब द इशू इज, theoretically speaking, how much should be dipole moment n e h upon 4 pi m. लेकिन जब हम प्रैक्टिकली वेरीफाई करने गए तो इन एवरी एक्सपेरिमेंट दैट वाज परफॉर्म टू प्रैक्टिकली चेक द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट, हर बार हमको इससे ज़्यादा ही मिला. तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू it is always greater than orbital magnetic moment. इसका मतलब ये होता है कि कुछ तो एक एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन डायपोल मोमेंट का कहीं से तो आ रहा है. अब वो कहाँ से आ रहा है? तो शुरू में स्टार्टिंग में पीपल थॉट कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का सिर्फ ऑर्बिटल मोशन की वजह से डायपोल मोमेंट का कंट्रीब्यूशन फाइंड किया. जैसे अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. तो बाय द सेम एनालॉजी पीपल, उस टाइम जो साइंटिस्ट उन्होंने बोला कि अरे ये ऑर्बिटल तो देखा हमने, लेकिन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस जस्ट लाइक अर्थ स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस. तो जो डायपोल मोमेंट है उसका एक कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा होगा? स्पिन मोशन से. कहाँ से आ रहा होगा? स्पिन मोशन से, राइट. तो जो टोटल आपको मिलना चाहिए था, इट शुड बी ऑर्बिटल प्लस ड्यू टू स्पिन. बराबर? पक्का श्योर. बाद में ये वेरीफाई हुआ कि ये जो स्पिन मोशन है ये गलत है, ऐसा होता ही नहीं है. इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, होता ही नहीं है ऐसा. वो क्यों नहीं होता, उसके लिए फिर बहुत हाई लेवल साइंस है. वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. बट रिमेंबर, एक एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कहीं से तो आ रहा है. तो शुरू में क्या लगा? इट इज बिकॉज ऑफ स्पिन मोशन. उसको नाम दे दिया. जैसे उसको बोला है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, उसको बोलते हो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. नाम दे दिया, नाम नहीं चेंज किया, नाम आज तक वही है. नाम उसका आज भी स्पिन मोमेंट है. तो दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन, इंट्रिंसिक स्पिन बोलते हैं. बट रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्पिन. इलेक्ट्रॉन अर्थ के जैसा रोटेट नहीं होता है. बट दिस कंट्रीब्यूशन इज स्टिल कॉल्ड एज स्पिन मोमेंट. बराबर? अभी जो स्पिन मोमेंट है इसकी दो वैल्यूज होती है, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ. अब ये कहाँ से आया? नो वन नोज. whenever electron is revolving around the nucleus, एक एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है. वो क्यों आ रहा है वी डोंट नो. इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, जहाँ भी मास होगा वहाँ पे ग्रेविटी होगा, दैट इज इंट्रिंसिक. जहाँ भी चार्ज है वहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स है, दैट इज इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी विच यू कैन नॉट सेपरेट. तो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक स्पिन मोमेंट. पक्का? इसकी वैल्यू दो ही होती है, प्लस हाफ या
माइनस हाफ। पक्का पक्का, गुड। तो रिमेंबर, डाइपोल मोमेंट का एक कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? ऑर्बिटल मोशन से। थ्योरेटिकली स्पीकिंग इट इज NEH अपॉन 4πm, लेकिन एक्सपेरिमेंटली चेक करने गए तो एक्सपेरिमेंटली हमको हमेशा ज़्यादा वैल्यू मिला। तो ज़्यादा मिला मतलब देयर इज सम पार्ट मिसिंग, ज़्यादा या कम जो भी होगा, सो इट वाज एटलीस्ट नॉट इक्वल टू। तो देयर वाज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू, दे आर नॉट मैचिंग। इसके लिए भी थॉट ऑफ कि जो इलेक्ट्रॉन है इट इज ऑल्सो स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो स्पिन का भी मोमेंटम डाइपोल मोमेंट का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, तो दैट इज प्लस हाफ और माइनस हाफ। लेकिन बाद में समझा कि ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन नाम दे दिया तो दे दिया, वी डू नॉट चेंज द नेम। इसको अभी भी हम लोग इंट्रिंसिक स्पिन मोमेंट बोलते हैं, राइट। सो द टोटल मोमेंट इज ऑर्बिटल प्लस स्पिन, गुड। अब इसके आगे जाने से पहले यू हैव टू नो समथिंग कॉल्ड एज पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पता है कि केमिस्ट्री में सुना होगा तुमने, व्हाट इज पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? ये प्लस हाफ माइनस हाफ क्यों आया, ये तुमको यहां से समझेगा। व्हाट इज पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? No two electrons can have the same set of quantum numbers. कौन से quantum numbers? N, L, Ml and Ms. So it states that, बहुत सिंपल है, बताता हूँ इसका मतलब बताता हूँ मैं। It states that no two electrons can have same set of quantum numbers. कौन से quantum numbers? N. What is N? Principal quantum number. What does it tell you? It tells you the orbit number. L. What is L? Azimuthal quantum number, right? What does it tell you? Shell. उसके बाद L को करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन होता है जिसको तुम बोलते हो ML, बराबर, गुड। और एक है MS। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये चारों क्वांटम नंबर के वैल्यू सेम नहीं हो सकते, कैन नेवर हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। n सेम हो गया, हो सकता है, फॉर एग्जांपल एज यू ऑलरेडी नो, पहले शेल में, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स में n का वैल्यू सेम है, 1 and 1। l भी सेम हो सकता है, ml भी सेम हो सकता है, लेकिन फिर ms सेम नहीं होगा। इसको तुम अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करोगे, यू एट वन सीट, एक बेंच पे, एक सीट पे दो लोग नहीं बैठ सकते। इफ यू सिंगल चेयर दो लोग नहीं ऑक्यूपाई कर सकते। इसका यही मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी। You have a single chair, only one of you can sit. Same is true for electron. If you have one vacancy, only one electron can occupy that vacancy. No two electrons can have the same set of all four numbers. Orbit number same हो गया, हो सकता है, good. L same है, yes. Ml same है, yes, पर ms same नहीं होगा। इसके लिए ms की दो वैल्यू आई। अगर एक इलेक्ट्रॉन का n सेम है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, n की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू सेम है, ml की वैल्यू सेम है, तो एक का ms प्लस हाफ और एक का माइनस हाफ। याद रखना आप, पक्का पक्का, क्योंकि इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, खासकर तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के, वो सब इस पर डिपेंड करता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ ms। तो यहाँ तक इट शुड बी वेरी क्लियर, एक्सट्रीमली क्लियर। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम comes from electron and magnetic moment of an electron comes from two different contribution. One is due to orbital motion and other is intrinsic, जिसको तुम intrinsic spin moment बोलते हो। Then let's move to the next topic. क्या है अगला topic? What is next topic? Next topic is magnetization and magnetic intensity. Magnetization and magnetic intensity. ये भी सिंपल टॉपिक है, एक्सट्रीमली सिंपल टॉपिक है, गुड। ये ना मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यस। तो अभी सो फार व्हाट वी हैव नोन इज, अगर हमारे पास एक सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन है, इफ वी हैव अ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन, व्हाट डज इट हैव? वी नो दैट अ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो व्हाट वी हैव जस्ट सीन,
we know that a circulating मतलब electron which is going in circles, a circulating electron possesses magnetic dipole moment. जब एक बल्क सब्सटेंस बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर, एटम में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन को छोड़ के. यू हैव मेनी इलेक्ट्रॉन इन एटम. एंड जब एक सब्सटेंस बनता है तो एक एटम नहीं होता, यू हैव बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स. तो व्हेन अ बल्क मटेरियल इज फॉर्म्ड, ये जो डायपोल मोमेंट है हमने कल भी देखा था, हमने आज रिवाइज भी किया और यहाँ पे लिखा भी है. ये जो डायपोल मोमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर. तो जब एक सब्सटेंस बनेगा, ऑल दिस वेक्टर में एड अप टू गिव यू नॉन जीरो वैल्यूज. they may also give you zero value, but they may also add up to give you non zero value. तो remember, अब तक हम लोग एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे. हमने देखा सिंगल इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ डाइपोल, तो इट हैज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. अब बहुत सारे एटम्स जब साथ में आएंगे तो क्या होगा, दैट इज व्हाट वी वांट टू स्टडी. तो वी विल स्टार्ट विथ what we know. We know that a circulating electron possesses a magnetic dipole moment when a bulk material is formed. bulk material is formed, जब आप सब्सटेंस बनाते हो, these dipole moments these dipole moments add up वेक्टरिकली, क्योंकि ये वेक्टर्स है तो उनका वेक्टर एडिशन होगा. and may give non-zero value. और remember, you are studying magnetic materials and हम लोग को यही देखना है कि सब्सटेंस मैग्नेटिक इन नेचर क्यों है. तो अभी आपको समझ में आया कि अगर हमारे पास सब्सटेंस है तो सब्सटेंस में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स का डायपोल मोमेंट है. जब सब्सटेंस बनता है तो बहुत सारे एटम्स साथ में आते हैं, मतलब बहुत सारे डायपोल मोमेंट साथ में आते हैं. और डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर्स है. और अगर ये एडअप होकर जीरो हो गए, जीरो डायपोल मोमेंट जीरो होना मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होना. सो द मटेरियल विल बी नॉन मैग्नेटिक इन नेचर. तो जितने भी सब्सटेंस है, जैसे प्लास्टिक इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, वुड इट इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर. तो जो भी मटेरियल्स नॉन मैग्नेटिक इन नेचर है उन सबके लिए नेट डायपोल मोमेंट कितना है, जीरो है. लेकिन ऐसे भी सब्सटेंस है जिनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, दे आर मैग्नेटिक इन नेचर. तो रिमेंबर, when a bulk material is formed, these dipole moments add up vectorically and may give you non-zero value. बस इतना पता होना चाहिए. Now we are ready to define what is magnetization. तो मैंने सब्सटेंस बनाया, सब्सटेंस में बहुत सारे एटम्स आ गए, बहुत सारे एटम्स का डायपोल मोमेंट आ गया. अब उस सब्सटेंस के अंदर कितना नेट डायपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हो मैग्नेटाइजेशन. दिस net dipole moment per unit volume is called as magnetization. तो the net dipole moment, अभी नेट क्यों बोला, क्योंकि ये वेक्टर्स है. एज आई टोल्ड यू, वेक्टर्स में ऐड में सब्ट्रैक्ट, तो जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद बचा वो नेट है. द नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम in a material is defined as magnetization. तो मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. और इसको डिनोट करोगे कैपिटल एम से. तो कैपिटल एम इज नेट डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम. और डायपोल मोमेंट को मैं स्मॉल m से डिनोट करूंगा. तो यू हैव मैग्नेटाइजेशन m इक्वल टू स्मॉल m बाई v. वेक्टर फॉर्म में लिखना तो लिख सकते हो, यू कैन जस्ट पुट अ वेक्टर हियर एंड हियर. तो फिलहाल तो मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ. बाय द वे व्हाट विल बी SI यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन? इज सिंपल. ये कौन है, डायपोल मोमेंट क्या था, करंट इनटू एरिया. करंट क्या होता है, एम्पियर. एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर. तो ये क्या है,
एम्पियर मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एम्पियर पर मीटर। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट, एम्पियर पर मीटर। इट इज एम्पियर पर मीटर। सिंपल सिंपल, गुड। अब इसका डायमेंशंस फाइंड करना, डायमेंशन भी फाइंड कर लो, सिंपल है डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ एम अपॉन डायमेंशंस ऑफ वी, वॉल्यूम, बराबर। डायरेक्ट करना, डायरेक्ट भी मिल जाएगा। करंट अपॉन करंट अपॉन करंट अपॉन, अरे एम्पियर पर मीटर मतलब करंट अपॉन लेंथ, और फंडामेंटल क्वांटिटी करंट होता है, यस। और करंट को किसे डिनोट करते हो, आई, तो आई रेस टू वन अपॉन एल रेस टू वन, ऊपर जाके एल रेस टू माइनस वन, डायरेक्ट भी आ जाएगा, बराबर। गुड गुड गुड, पक्का पक्का पक्का। मैं थोड़ा स्लो इसलिए भी जा रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगला टॉपिक सारे के सारे एक साथ कनेक्टेड है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, यू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक, अदरवाइज यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। Remember, we are looking for the source of magnetic properties of a material which has to come from revolving electrons. So when large number of atoms come together, उनके हर एक का जो डायपोल मोमेंट है, इट विल एड अप वेक्टोरिकली, और वेक्टर एडिशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों इंक्लूड होता है। तो इट मे हैपन दैट resultant dipole moment is zero. If resultant dipole moment is zero, then the material is non-magnetic in nature. लेकिन अगर रिजल्टेंट मोमेंट जीरो नहीं हुआ तो फिर मटेरियल विल बी मैग्नेटिक इन नेचर। अगर मटेरियल मैग्नेटिक इन नेचर है तो वी हैव टू डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। एंड हाउ डू यू डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, तो रिमेंबर किस डिफाइन किया तुमने, नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है उसको तुम बोलते हो मैग्नेटाइजेशन, बराबर। सो नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल। इसको कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में एम जेड से भी डिनोट करते हैं, एक ही बात है, गुड। तो डिनोट बाय कैपिटल एम और एम जेड, इट इज मैग्नेटाइजेशन। हमने ऐसा यूनिट देखा एम्पियर पर मीटर, उसके डायमेंशन भी निकाल लिए, आई और एल माइनस वन। अब ये तुमको पता है, वेरी गुड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मुझे पता है आई एम येट टू डिफाइन व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। वी विल डिफाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी व्हेन वी डिराइव द नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला टॉपिक है, इफ यू रिमेंबर लास्ट चैप्टर का, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट टॉपिक क्या था, एम्पियर्स लॉ था, यस। एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन था। व्हाट वाज द लास्ट एप्लीकेशन, इफ यू रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। तो यहाँ पे भी वही है, अगेन द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेम, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। और मैंने आपको बोला था कि ये टॉपिक वापस आएगा अगले चैप्टर में, आई टोल्ड यू दिस। तो याद रखना, इसका जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो याद रखना। तो अभी सिर्फ आगे एक वर्ड लग जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। तो इफ यू रिमेंबर, टोरॉइड इज नथिंग बट अ सोलेनॉइड बेंड इन द शेप ऑफ अ डोनट, और इसका शेप डोनट जैसा है, तो इसका एक एवरेज रेडियस है, क्योंकि डोनट शेप में इनर रेडियस अलग होता है, आउटर अलग होता है, तो इसका एक एवरेज रेडियस है। और इफ यू रिमेंबर ये था एक्सिस ऑफ टोरॉइड। So this here is axis of toroid. This is inner radius R1. तो ये R1 है, गुड। ये R1 है, ये R2 है आउटर रेडियस। ये R1 है, ये R2 है, और जो एक्सिस है उसका रेडियस जो आएगा वो एवरेज रेडियस होता है, R1 प्लस R2/2। एंड देन इफ यू रिमेंबर, इस पे हमने एक वाइंडिंग किया था, तो यू पुट अ वाइंडिंग, और इस वाइंडिंग में से तुम एक करंट, स्टेडी करंट आए, स्टेडी, हर एक वर्ड का यहाँ पे कुछ मीनिंग है। नॉन स्टेडी करंट अगले चैप्टर में देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो यू पास अ स्टेडी करंट थ्रू दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेडी करंट, इसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो होता है म्यू जीरो है ना, राइट। तो ये तो पहले पता होना चाहिए आपको। देन सो कंसिडर अ टोरॉइड, or toroid of average radius r, let small n is the number of turns per unit length, let I be the current through the winding,
मतलब थ्रू द कॉइल, राइट। अब डिफरेंस सिर्फ इतना है, पिछले चैप्टर में तुम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख रहे थे, मतलब करंट ने कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो देख रहे थे। तो उस केस में जो टोरॉइड का मटेरियल है वो हमने नॉन मैग्नेटिक इन नेचर लिया था, जिसको तुम फॉर्मर बोलते हो ना, जिसके ऊपर तुमने वाइंडिंग किया है, दैट वाज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। इसका मतलब उस केस में एक्सिस पे जो फील्ड मिल रहा था वो सिर्फ करंट की वजह से मिल रहा था। अब इस चैप्टर में डिफरेंस ये है कि जो फॉर्मर है, जो कोर है, इसको कोर भी बोलते हैं, इसको फॉर्मर भी बोलते हैं। तो जो फॉर्मर है, फॉर्मर ये खुद मैग्नेटिक इन नेचर है। तो अब इसके एक्सिस पे दो मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक होगी ड्यू टू करंट और एक होगा ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल। इसलिए मैग्नेटाइजेशन पता होना चाहिए। क्योंकि जो भी मटेरियल है अगर उसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो रहा, मतलब ये मैग्नेटिक इन नेचर है, मतलब मटेरियल खुद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, मतलब इसका खुद का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो देयर आर टू कंट्रीब्यूशन, राइट। सो इन दिस केस, in this case there are two contributions। नोट्स में यही लिखा है, थोड़े अलग तरीके से लिखा है। there are two contributions to the magnetic field along the axis, to the magnetic field along the axis। मैं थोड़ा डिटेल में लिख के दे रहा हूं यहाँ पे। नंबर वन इज ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट, इसको मैं B0 बोलने वाला हूँ फिलहाल टेम्पररी। नंबर टू इज ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, या फिर ड्यू टू मटेरियल भी बोल सकते हो, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल भी बोल सकते हो, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल, इसको मैं BM बोलूंगा। बट देन therefore total magnetic field, therefore total magnetic field along the axis is, total field is B0 plus BM, equation number one। but you already know what is B0, ये तो हमने पिछले चैप्टर में ही देखा था, it is μ0 Ni, equation 2 है ना, लास्ट चैप्टर में, लास्ट टॉपिक। मैग्नेटिक फील्ड along the axis of solenoid or toroid is μ0 Ni, where small n is number of turns per unit length। मुझे पता है टोरॉइड के केस में तुमने लिखा था कैपिटल N/2πr, तो कैपिटल N/2πr होता तो स्मॉल n ही है ना, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बराबर। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। ऑल्सो यू मस्ट नो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्ट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल, और साथ में एक कांस्टेंट लिखते हो μ0। बट ऑब्वियस सी बात है, देखो मैं वापस बता रहा हूँ, इट इज वेरी ऑब्वियस, अगर मेरे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसमें यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा डायपोल मोमेंट है, इफ देयर इज मोर डायपोल मोमेंट देयर विल बी मोर मैग्नेटाइजेशन, बिकॉज यू जस्ट सेड मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। तो अगर नेट डायपोल मोमेंट ज़्यादा है तो मैग्नेटाइजेशन भी ज़्यादा होगा। जितना डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, जितना मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन नंबर 3, अभी इक्वेशन नंबर 2 और 3 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। therefore from equation number 1 to 3, therefore from equation number 1 2 and 3 total magnetic field equal to B0 क्या है, μ0 है ना, plus BM, what is BM, μ0 mz। therefore B equals to μ0 common Ni plus mz, बराबर। बट ये जो n इंटू आई होता है ना, इसको हम डिनोट करते हैं h से, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेल्स यू व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम द करंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे दो कंट्रीब्यूशन है, मटेरियल का और करंट का, राइट। तो रिमेंबर इट इज n into I is the contribution from current। और what was n, number of turns per unit length। तो डायमेंशनली क्या होगा ये, 1/length, 1/length तो 1/मीटर, और I क्या है, एम्पियर, एम्पियर पर मीटर। तो इसके डायमेंशंस और मैग्नेटाइजेशन के डायमेंशंस सेम है। और वैसे भी तुमने फिजिक्स में सीख के रखा है
यू कैन नॉट ऐड टू टर्म्स अनलेस दे हैव द सेम डायमेंशन। तो जब तुमने इधर ऐड किया ना इधर, तभी बहुत क्लियर हो गया था कि इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, राइट? पक्का? गुड गुड गुड। तो डायमेंशनली स्पीकिंग इट इज ऑल्सो एम्पियर पर मीटर। तो थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तब देखोगे गड़बड़ कैसी होती है। समझ में नहीं आता कि ये एम्पियर पर मीटर मैग्नेटाइजेशन के बारे में बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बोल रहे हैं। तो जहाँ पे वर्ड यूज किया होगा इंटेंसिटी, वो एच की वैल्यू बता रहे हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। तो व्हाट यू कैन डू इज, ये एन आई यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, देयरफॉर बी इक्वल्स टू म्यू जीरो एन आई इज एच प्लस एम जेड। अब हम लोग एक नया पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना, वहां पे होगा, होना चाहिए। लेट मी चेक इफ इट इज देयर। डेफिनेशन के फॉर्म में तो नहीं दिया मैंने, लेकिन यस इट इज देयर। तो ससेप्टिबिलिटी मैंने डिफाइन तो किया है, बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। तो ससेप्टिबिलिटी कहीं दिया है आई थिंक, लेट मी जस्ट टेल यू। इक्वेशन नंबर 3 के नीचे देखो, लेट अस डिफाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो डिफाइन तो करके दिया है। इक्वेशन नंबर 3 उसके नीचे लिखा है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिखा है क्या? यस। तो देयर इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दिस इज अ सिंपल थिंग। अच्छा अभी जस्ट फर्स्ट डिफाइन जैसे बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। अच्छा बट टेल मी वन थिंग, यहाँ पे इस केस में कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से आ रहा है? देखो डिफाइन करना तो इट इज टू सिंपल। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब mz अपॉन h, ऐसा उसका रेशियो है। तो इसका जो डेफिनेशन है इसको काय से डिनोट करते हैं। काय इज डिफाइंड एज mz बाय h। लेकिन डेफिनेशन इज वन थिंग, समझना एक दूसरी थिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पे दो कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमने पिछले चैप्टर में क्यों नहीं डिफाइन किया ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि पिछले चैप्टर में मटेरियल का कॉन्ट्रीब्यूशन था नहीं। अब जब तुम रेशो लेते हो तो तुमको पता होना चाहिए, रेशो मतलब कंपेयर करना। मैंने तुमको पहले भी बताया था कौन से चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। whenever you talk about ratios you are comparing, so you are taking ratio of mz upon h, मतलब you are basically comparing what is the contribution coming from the material and what is the contribution coming from the current part. So susceptibility is the ratio of magnetization to that of field intensity, and by the way they have the same dimensions, मतलब susceptibility is just a pure number, और ये susceptibility will become the base for defining the materials. अभी मैंने तुमको कल के लेक्चर में पहले से बता दिया कि हमारा प्राइमरी टास्क है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड व्हाट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट हम क्लासीफाई ही इस पैरामीटर के बेस पर करते हैं। पक्का 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 पक्का। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिफाइन करते आना चाहिए। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल, मैग्नेटाइजेशन मतलब नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बाय द वे इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल के रख देता हूँ, टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। So therefore इसको डिनोट करोगे काय से। So काय is equals to mz by h. So therefore mz equals to chi h. Equation number 5. Therefore from 4 and 5 you have b equals to mu 0 h plus mz, but mz is chi h. h कॉमन निकाल लेते हैं, तो therefore you have b equals to mu 0 1 plus chi h। ये जो 1 plus chi है ना, इस 1 plus chi को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब ये सब याद होना चाहिए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको बोलते हैं व्हाट इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी इफ द ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू, पता होना चाहिए म्यू आर इज 1 plus chi।
तो देयरफॉर B बन गया इक्वल्स टू म्यू जीरो म्यू आर एच, क्योंकि ये 1 प्लस का था म्यू आर, और ये जो म्यू जीरो इंटू म्यू आर एच को बोलते हो म्यू, विच इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, वेयर म्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट का लिटरल मीनिंग होता है टोटल, तो व्हाट इज द टोटल परमिएबिलिटी? इट इज म्यू। व्हाट इज म्यू? म्यू जीरो इंटू म्यू आर। व्हाट इज म्यू आर? 1 प्लस का है। मैक्सिमम क्वेश्चन इस डेरिवेशन पे बनते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि बाकी सब तो थ्योरी है। गुड, पक्का पक्का। तो सो फार आई जस्ट वेरी क्विकली रिवाइज दिस। हमारे पास था एक टोरॉइड, हमको देखना है टोरॉइड के एक्सिस पे, टोरॉइड के एक्सिस पे व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस केस द फॉर्मर इटसेल्फ, फॉर्मर कोर जिसके ऊपर तुमने वाइंडिंग किया है वो खुद ही मैग्नेटिक इन नेचर है। तो यहाँ पे दो कंट्रीब्यूशन आएंगे, वन फ्रॉम करंट वाइल द अदर फ्रॉम मटेरियल। ये करंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो होता है म्यू जीरो एन आई, हमने पिछले चैप्टर में कवर किया था, और ये होता है म्यू जीरो एम जेड, वेयर एम जेड इज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल, एम जेड इज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल, म्यू जीरो कॉमन एन आई प्लस एम जेड। इस एन आई को बोलते हो एच, विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस एम जेड। एम जेड होता है काय एच, वेयर काय इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। गुड, तो यहाँ से H भी कॉमन निकल गया, तो यू हैव म्यू जीरो 1 प्लस काय इंटू एच। 1 प्लस काय होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो म्यू जीरो इंटू म्यू इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, तो यू हैव टोटल फील्ड नाउ म्यू इंटू एच। और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ B बाई एच। हो गया, पक्का पक्का, गुड गुड। नाउ यू आर रेडी टू मूव अहेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी। तो देखो अगला टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, से टाइटल लिखा हुआ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब हम मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई करें कैसे, दैट इज द क्वेश्चन। ऑफ कोर्स जो नॉन मैग्नेटिक है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो जो मैग्नेटिक है उसके लिए क्या करते हैं, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स है हम उन सारे मटेरियल्स को एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं। एक्सटर्नल फील्ड में वो कैसा बिहेव कर रहे हैं उसके हिसाब से वी कैटेगराइज द मटेरियल इनटू डायमैग्नेट्स, पैरामैग्नेट्स एंड फेरोमैग्नेट्स। Remember, the behavior of a material inside external magnetic field is used to classify the materials. तो पहला सेंटेंस ही लिखा है वहाँ पे मैंने, the behavior of a material in presence of an external magnetic field classifies material into three types. So the behavior, it is very important, the behavior of course magnetic material. The behavior of a material inside in an external field, in an external magnetic field, in an external magnetic field classifies materials into three types, broadly into three types, which पहला कौन, डायमैग्नेटिक, दूसरा कौन, पैरामैग्नेटिक, और तीसरा कौन, फेरोमैग्नेटिक। ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना, इसका ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव एंड स्मॉल होता है, तो ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव एंड स्मॉल। इसका रेंज होता है -10⁻³ टू -3 टू -10⁻⁻5 तक, वो मैंने टेबल के फॉर्म में दिया है आपको, मतलब -0.001 टू -0.00001। और ये जो पैरामैग्नेटिक होता है इसका जो ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू होता है, काय का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव बट स्मॉल होता है, तो 0 से 10⁻³ तक, पॉजिटिव 10⁻³ तक, मतलब इट इज फ्रॉम 0 टू 0.001। और ये जो फेरोमैग्नेटिक होता है इसका ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू पॉजिटिव एंड लार्ज होता है। कितना लार्ज होता है, 10⁻² से लेकर 10⁻⁴ तक,
और ये जो वैल्यू है इट इज़ नॉट अ वेरी वेल डिफाइंड वैल्यू, तो नोट्स टू नोट्स, बुक्स टू बुक्स इट कैन वेरी। अभी आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो 10⁻2 टू 10⁻3 दिया है, इट कैन ऑल्सो गो टू 10⁻4 ऑल्सो, बट ठीक है, आई विल जस्ट कीप द नोट्स कंसिस्टेंट विथ योर टेक्स्ट बुक्स 10⁻2 टू 10⁻3, और वो टेबल मैंने तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही दे दिया, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो योर टेक्स्ट बुक्स। पक्का? गुड, पक्का पक्का। तो हाउ कैन वी क्लासीफाई मटेरियल्स? बेस्ड ऑन हाउ दे बिहेव इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तीन टाइप से क्लासीफाई करते हो, डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट। डायमैग्नेट का ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव एंड स्मॉल, पैरामैग्नेट का पॉजिटिव एंड स्मॉल, फेरोमैग्नेट का पॉजिटिव एंड लार्ज। अब आज हम लोग दो टाइप के सब्सटेंस कवर करेंगे, वन इज डायमैग्नेटिक, अदर इज पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ से आगे है तो थ्योरी, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाई some substance are diamagnetic in nature, and you will first of all get to understand what is diamagnetism itself. डायामैग्नेटिज्म में और पैरामैग्नेटिज्म में डिफरेंस क्या है, समझेगा अभी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको ये समझना है, हमने बोल तो दिया, क्या बोला हमने, डायपोल मोमेंट कहाँ से आ रहा है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस इंट्रिंसिक स्पिन, राइट। मतलब अल्टीमेटली एट द फंडामेंटल लेवल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर ऑफ एन एटम। सब्सटेंस को एटम से मिल रहा है, एटम को किससे मिल रहा है, किससे मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन के मोशन से। अब दो टाइप के एटम है, दो ही टाइप के, एक जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, एक जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and you should know these type of substances are weakly repelled by a magnet या फिर by a external magnetic field। weakly repelled मतलब ये है तो मैग्नेट, लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं होते, ये क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। तो these substances are weakly repelled, और ये जो मैं लिख रहा हूँ weakly repelled, ये प्रॉपर्टीज में आके बहुत काम में आएगा तुमको। are weakly repelled by a magnet or by external magnetic field, by a magnet, right? Pakka pakka. So diamagnetic substances are made up of diamagnetic substances are made up of are made up of atoms with even number of electrons, with even important with even number of electrons। और जब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो पेयरिंग होता है, और वो आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा। तुम ऐसा ड्रॉ करते हो और फिर शेल वाइज दिखाते हो, ऐसा ड्रॉ करते हो, फिर इधर एक अपवर्ड अप एरो दिखाते हो, अप एरो दिखाते हो, अप एरो दिखाते हो। अगर पेयर्ड है तो साथ में डाउन एरो भी दिखा देते हो, करते हो ऐसा। वो शेल फिल करते वक्त 1:2, 2:2, 2p6, अगर 5 ही है तो 2p5, आखिरी एक अनपेयर्ड रह गया, गुड, राइट। तो उस केमिस्ट्री का यहाँ पे कनेक्शन है सीधा सीधा। अब कनेक्शन क्या है वो समझ लो। मैंने अभी बोला पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल काम की चीज़ है। Pauli's exclusion principle tells you that no two electrons can have same set of all the 4 quantum numbers n, l, ml and ms, but they can have at least 3 same, right? अब अगर मेरे पास देखो इवन नंबर होने से क्या हुआ, इवन नंबर होने से ये हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है दे हैव फॉर्म पेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ, क्योंकि पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से ms की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, n सेम हो सकता है। यू कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट, यू कैन हैव, और यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? l की वैल्यू कौन डिसाइड करता है, n डिसाइड करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? मैंने 11th मेरा 12th कब कंप्लीट किया मुझे ही याद नहीं, लेकिन ये याद है n की वैल्यू l की वैल्यू डिसाइड करेगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l?
If n equal to 1, what is L? 0, क्योंकि it goes from 0 to n minus 1. और L की वैल्यू ml की वैल्यू डिसाइड करती है प्लस एल टू माइनस, एक्चुअली इट इज माइनस एल टू प्लस एल, ठीक है, माइनस एल टू प्लस एल. तो इफ n वैल्यू इज सेम, L वैल्यू इज सेम, इफ L वैल्यू इज सेम, ml वैल्यू इज सेम, तो तीन तो सेम हो गए, चौथा सेम नहीं है, राइट. दिस इज वेयर it becomes important to understand diamagnetic substances. Diamagnetic substance में you have, in an atom you have even number of electrons. even number of electrons है तो electrons का pairing है, electrons का pairing है तो उसमें से एक का ms का वैल्यू प्लस हाफ है, दूसरे का माइनस हाफ है, बराबर. तो नेट कैंसिल हो गया ना, डायपोल मोमेंट जीरो हो गया. अब जब एटम के पास ही डायपोल मोमेंट नहीं है तो सब्सटेंस के पास कहाँ से आएगा? राइट. तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में एटम इटसेल्फ इज नॉट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. तो सब्सटेंस डेफिनेटली विल बी नॉन मैग्नेटिक इन नेचर. ऑफ कोर्स इट इज नॉन मैग्नेटिक, लेकिन मैग्नेटिक बन जाएगा. इसलिए मैंने बहुत सारे टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं. तो याद करो, कल का लेक्चर पहले ही बता दिया था, देयर आर टेम्पररी मैग्नेट्स, देयर आर परमानेंट मैग्नेट्स. टेम्पररी में कौन कौन है? डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक. तो रिमेंबर in this case the dipole moments of electrons in an atom cancels out because of pairing, cancels out, right. Therefore atom does not have डायपोल मोमेंट, मतलब रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज जीरो. अब जब एटम के पास ही नहीं है तो सब्सटेंस के पास भी नहीं है. देयरफॉर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज जीरो. देयरफॉर नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज जीरो. लेकिन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंस व्हेन यू कीप बेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अब ऐसा है, ये है इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं दो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ. ये है उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन. लेट अस से वी कीप देम इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है गोइंग बॉटम टू टॉप. एंड इफ यू रिमेंबर यू मस्ट रिमेंबर, ये एक का ms वैल्यू माइनस हाफ है तो नीचे पॉइंट करेगा, और एक का ms वैल्यू प्लस हाफ है तो ऊपर पॉइंट करेगा. इसका सीधा कनेक्शन है जो तुमने कल टॉपिक सीखा था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस. इसके रिवाइज करवाया आज. सी व्हाट हैपेंस इज, जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तब तक नेट डायपोल मोमेंट जीरो है एटम का. क्यों? क्योंकि पेयरिंग हुआ तो ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ क्या हो गए? कैंसल आउट हो गए. तो एटम के पास डायपोल मोमेंट नहीं है तो सब्सटेंस के पास भी नहीं है. हमने इसको रख दिया एक्सटर्नल फील्ड में. अब एक्सटर्नल फील्ड में रखने की वजह से क्या हुआ? एक्सटर्नल फील्ड में अब यू हैव टू रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट को अपोजिट होता है. गुड. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप सच सब्सटेंस इन एन एक्सटर्नल फील्ड? जिस इलेक्ट्रॉन का, अभी मैं एटम की बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, जिस इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट हो, जिस इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड को क्या हो? अपोजिट हो, वो स्पीड अप हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, राइट. एंड यू सी सीधा कनेक्शन, स्पीड बढ़ा तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा. और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, इन द सेम डायरेक्शन है, वो स्लो डाउन हो जाता है. अब वो स्लो हुआ तो उसका स्पीड कम हो गया. पहली बात तो जीरो क्यों हुआ था? क्योंकि कैंसिलेशन हुआ. कैंसिलेशन कब होता है? व्हेन यू हैव टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इसका और इसका मिला के क्या हो गया? कैंसल. लेकिन अब जैसे तुमने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा, as soon as you keep them in external field, जिसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन
स्पिन मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट है, उसका स्पीड बढ़ गया है, तो इट मूव्स फास्टर एंड द अदर वन बिकम्स स्लोअर। और जो फास्ट मूव कर रहा है उसका डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा तो ये बढ़ गया, और जो स्लो मूव कर रहा है उसका कम हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, डू यू हैव टू वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन? यस। आर दे इक्वल मैग्नीट्यूड? नो। विल दे कैंसल? नो। तो व्हाट विल बी रिजल्टेंट? इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो तुमने देखा यहाँ पे जो नेट डायपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में है। और डायपोल मोमेंट ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो अगर नेट डायपोल मोमेंट ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट है, एक्सटर्नल फील्ड को अपोजिट है, तो वो अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा? रिपेल होगा। यू सी आई टोल्ड यू, इसका आगे बहुत काम आएगा। दे आर वीकली रिपेल। पक्का पक्का। तो बॉटम लाइन इज diametric substances are weakly repelled in an external field या फिर by a magnet. These substances are made up of atoms which have even number of electrons, right? So electrons are paired. कोई भी unpaired electron नहीं है. When electrons are paired, तो net moment is 0. But when you keep such substances in an external field, the electron whose dipole spin moment की बात कर रहा हूँ मैं, whose spin is in opposite direction to that of external field, it speeds up, right? And the electron with its spin in the direction of field slows down. तो अभी ऐसा हुआ कि अब कैंसलेशन नहीं हो रहा है, और जो नेट डायपोल मोमेंट है वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर। तो नाउ दिस substance which was not magnetic in nature have become magnetic in nature, क्योंकि सब्सटेंस वही मैग्नेटिक होता है जिसके पास क्या हो, डायपोल मोमेंट है। क्या अभी? यस है, बराबर। यहाँ तक क्लियर। अब based on this we can make properties, we can write properties of diamagnetic substances. There are in total 8 properties of diamagnetic substances. कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो। properties of diamagnetic substances. नंबर वन, अगर मेरे पास एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का रॉड है, उसको अगर मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में सस्पेंड कर दिया, तो इट कम्स टू रेस्ट विथ इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इफ आई हैव a substance, if I have a rod made up of diamagnetic substance, if it is suspended in external uniform field, उसको जब छोड़ दिया मैंने, तो छोड़ दोगे तो उस पर टॉर्क एक्ट होगा और वो फाइनली कैसा खुद को ओरिएंट कर लेगा, परपेंडिकुलर, राइट। सो इफ a rod of diamagnetic substance is freely suspended in an external uniform magnetic field, क्योंकि इसके बाद मैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखने वाला हूँ। in an external uniform magnetic field, it comes to rest with its length perpendicular to the field, मतलब मैं एग्जाम्पल ही बता देता हूँ आपको। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव फील्ड लाइक दैट एंड यू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दैट इज द फील्ड। इसमें मैंने अगर एक रॉड को, एक बार को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, इसको सिर्फ ऐसा छोड़ दिया इन एनी ओरिएंटेशन, ऐसा छोड़ दिया, तो फाइनली इट विल बिकम परपेंडिकुलर, राइट। गुड। ये यूनिफॉर्म फील्ड में था। अब इमेजिन मैं इसी सब्सटेंस को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, एंड आई expect that you know what is the meaning of non-uniform magnetic field. What is non-uniform magnetic field? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या तो डायरेक्शन सेम नहीं होगा या तो फिर
मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन सेम रख रहा हूँ लेकिन मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर देता हूँ। तो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एरोस का लेंथ बड़ा है, मतलब यहाँ पे फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। और ये जो सब्सटेंस है ये क्या होता है, वीकली रिपेल होता है। वीकली रिपेल होना मतलब क्या होता है, इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू द वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। तो इसको इधर छोड़ दिया ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्ट में, तो इट विल मूव टुवर्ड्स द वीकर पार्ट बिकॉज इट इज वीकली रिपेल्ड, इसके लिए। सो राइट, when such substances when such materials, such substance is kept in a non-uniform magnetic field, in a non-uniform magnetic field, it tends to move from stronger part of the field, from stronger part of the field towards the weaker part, मतलब they are weakly repelled। ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट अबाउट थर्ड, व्हाट डू थिंक? ऐसा लिस्ट बना लिया करो, कुछ नहीं होता है। 4 मार्क्स है, 4 प्रॉपर्टी, उसमें से 2 तो सिंपल है। एग्जाम्पल्स, कौन से सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है? एयर दैट यू ब्रीथ इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। एयर में नाइट्रोजन होता है, दैट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। एक तो ससेप्टिबिलिटी हो गया, वो तो मैंने तुमको पहले बता दिया, नेगेटिव एंड स्मॉल। तो बाकी भी कुछ सोचो। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तुमने ये जो पहला दिया ना, पहला ये तो सॉलिड था। अब अगर मेरे पास लिक्विड हो, अब लिक्विड को मैं सस्पेंड तो नहीं कर सकता, तो लिक्विड को तो हम लोग ट्यूब में भर के रखते हैं। तो अगर मेरे पास एक यू शेप का ट्यूब है, इसमें अगर मैंने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विच इज इन लिक्विड फॉर्म अगर भर के रखा है, तो ड्यू टू प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों आर्म्स में हाइट सेम होगा। ये तुमने चैप्टर नंबर 2 फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में सीखा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों में से सिर्फ एक आर्म पे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं, तो क्योंकि ये डायामैग्नेटिक इन नेचर है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये इंटरैक्ट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट होता है तो क्या होता है, इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट। तो क्या होता है, जिस आर्म पे तुमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, वहां पे इसका हाइट लोअर हो जाता है और दूसरी साइड ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। So if a diamagnetic substance in the form of liquid is filled in a U-tube with one arm in magnetic field, then the height of the liquid in that arm is lowered. ये हो गया एक प्रॉपर्टी। अब मैं वो लिखूंगा नहीं, समझ में आ गया ना आपको? गुड, डन, माय जॉब इज डन। नंबर 4, गैस भी तो हो सकता है। तो if I introduce diamagnetic substance in the form of gas inside between the pole pieces of electromagnet, मैंने क्या किया, मैंने गैस लिया, गैस, और गैस कौन सा गैस है, डायमैग्नेटिक गैस है, इसको मैंने पोल पीसेस के बीच में रख दिया, तो the gas will spread itself at right angles to the field। तो ये वाला और जो पहला वाला था वो एक ही बात है। अगर तुम सॉलिड फॉर्म में रख रहे हो तो वो रॉड कैसा ओरिएंट करता है खुद को, कैसा करता है परपेंडिकुलर टू द फील्ड। डायमैग्नेटिक सॉलिड हो या डायमैग्नेटिक गैस हो, वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर। मतलब ये जो गैस है, it will align itself, it will spread at right angles to the field। right angles to the field मतलब perpendicular to the field। field is from north to south, so it aligns itself like that। ऐसा हो गया उसका alignment, हो गया। this is what you have, this is magnetic field। so when a diamagnetic gas is introduced between the pole pieces of a electromagnet, the gas spreads at right angles to the magnetic field। done। 4 हो गए, और भी है।
और क्या है? What about net dipole moment in absence of external field? Zero. So when the external field is removed, when the external field is removed, the net dipole moment becomes zero. क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फील्ड हटाया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड वापस से सेम हो जाएगा, तो दोनों का डायपोल मोमेंट वैल्यू सेम हो गया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट था तो कैंसिल हो गया। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड द नेट डायपोल मोमेंट बिकम्स जीरो। इसका मतलब पता है क्या है? जो मटेरियल का डायपोल मोमेंट जीरो हो वो मैग्नेटिक होता है क्या? नहीं। सो देयरफॉर thus it loses its magnetism. It loses its magnetism in absence of external field. 7 number, susceptibility is small and negative. चाहिए तो वैल्यू भी लिख देना, वो तो आज ही बताई थी, -10⁻³ से -10⁻⁵ तक। लास्टली एग्जाम्पल्स, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, पर एक दो एग्जाम्पल्स तो याद रखो, जैसे ऑफकोर्स आई टोल्ड यू एयर में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी भी है, वो मैंने दिया है आपको नोट्स में। देयर आर सम सब्सटेंसेस जैसे वाटर, सिल्वर गोल्ड, अभी याद कैसे रखते हैं वो भी, उसका भी तरीका है। पता कैसे याद रखते हैं? ये सारे के सारे मटेरियल्स तुम यूज करते हो डे टू लाइफ में। एयर यू ब्रीथ, वाटर यू ड्रिंक। एयर यू ब्रीथ तो एयर में नाइट्रोजन होता है। सिल्वर एंड गोल्ड के ऑर्नामेंट्स तुम पहनते हो तो दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। पक्का। तो 8 प्रॉपर्टीज आर सफिशिएंट। तो ठीक है, वी विल स्टॉप एट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। तो अगला लेक्चर में विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर।